Assalamu alaikum. Our today lecture in General Science and Ability is about acid rain. The contents of the lecture will be what is acid rain, how it is generated, causes of acid rain, that is both natural causes, man-made causes, how acidic is this rain, effects of acid rain, control measures of acid rain, and past paper questions related to acid rain in both CSS and PMS. Let's start the topic. The very first question is what is acid rain? So acid rain is basically the result of air pollution. जब भी मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बर्न किया जाता है, फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, या जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह से, गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट निकलता है, पावर स्टेशन से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के में से जो चिमनी से गैसेस निकलती हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं. अब इन इनविजिबल गैसेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड्स की. जब ये गैसेस निकलती हैं इन चिमनीज़ में से, इन एग्जॉस्ट में से, तो एयर या विंड करंट से ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं. एटमॉस्फेयर में फिर क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये जो इनविजिबल गैसेस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और इनकी रिएक्शन के नतीजे में कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं. वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं क्योंकि उनका pH 7 से कम होता है. फिर वो जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो वो फोक की फॉर्म में या स्मोक की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में वो केमिकल्स नीचे आते हैं क्योंकि वो एसिडिक होते हैं स्लाइटली. सो दैट्स वाई वी कॉल दिस रेन एज एन एसिड रेन. तो हम एसिड रेन को डिफ़ाइन करते हैं कि एसिड रेन इज़ काज्ड बाय द एमिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर which reacts with water molecules in the atmosphere to produce acids. Or we may define acid rain as the acid rain is formed when various gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide react with water vapors in the presence of sunlight and form sulfuric acid, nitric acid mist. Okay, how acid rain is generated? जब भी एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सीएसएस में या पीएमएस वगैरह में, तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर पूछते हैं कि एसिड रेन कैसे जनरेट होता है. तो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन हाउ एसिड रेन इज़ जनरेटेड. नॉर्मली जब इन फ्यूम्स में जितने भी ये टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, इनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. सिमिलरली सल्फ़र डाइऑक्साइड न सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बल्कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर है उसके साथ भी ये कंबाइन होके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देता है. फिर यही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मेन केमिकल कंपाउंड इन एसिड रेन. सिमिलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लाइटनिंग की वजह से होता है, या ऑटोमोबाइल से जो गैसेस निकलती हैं उनमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके या नाइट्रिक एसिड बनाता है या नाइट्रस एसिड बनाता है. सो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज़ टू ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन acid rain. So this is how acid rain is generated. This is diagram related to acid rain. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ़ किस्म के ये चिमनीज़ हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह से या ये गाड़ियों के एग्जॉस्ट से ये निकलती हैं और फिर इनको विंड करंट जो है वो एटमॉस्फेयर में लेकर जाती हैं. एटमॉस्फेयर में यहाँ ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ये कंपाउंड्स बनाती हैं और फिर जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये रेन की फॉर्म में नीचे आती हैं क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक होती है. पीएच से जो नॉर्मल रेन होता है उसका पीएच इससे ज़्यादा होता है. एसिड रेन का पीएच कम होता है. एंड दीज आर फ्यू ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. So the resulting compounds, that is sulfuric acid and nitric acid, remain in a vapor state when the temperature is high. The condensation begins with the fall of temperature and it mingles with the rain, fog, snow, and this increases its acidity. So basically क्या होता है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं ये टॉक्सिक गैसेस, तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये वेपर स्टेट में ही ऊपर रहते हैं या फिर ये वेपर स्टेट में ही चीज़ों के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं. अगर ये वेपर स्टेट में डिपॉजिट होते हैं तो इसको हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं क्योंकि एसिड रेन की भी फिर फर्दर टाइप्स हैं कि कौन सी
टाइप की डिपोजिशन हो रही है। तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो ये वेपर स्टेट में ही होते हैं, और फिर ये इसी तरह वेपर स्टेट में जो है इनकी डिपोजिशन हो जाती है ग्राउंड में, चीज़ों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर। इन्हें हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर वो कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो उसकी वजह से जो क्लाउड्स हैं ये बस्ट आउट हो जाते हैं, और ये स्नो की फॉर्म में या फोग की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में ये जो डिपोजिशंस हैं ये नीचे आ जाती हैं। क्योंकि जब ये रेन की फॉर्म में आती हैं तो ये वेट होती हैं, तो इनको फिर हम वेट डिपोजिशन कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड रेन, आइदर इट इज़ वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन, और ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ एसिड रेन? तो एसिड रेन की बेसिकली दो तरह की काजेज़ होती हैं, एक नेचुरल काज होती है और मैन मेड काजेज़ हैं। वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। ओके, नेचुरल सोर्सेज में जो सबसे पहला सोर्स आता है वो वॉल्केनिक इमिशन आता है। द मेजर नेचुरल काज कैजुअल एजेंट फॉर द एसिड रेन इज़ वॉल्केनिक इमिशंस। अब वॉल्केनिक इमिशंस क्यों? बिकॉज दीज इमिट major gases to create higher than the normal amount of acid rain or any other form of precipitation such as fog or snow to an extent of affecting vegetation cover। तो यहाँ पे जब भी एमिशन होती है, जब भी वॉल्केनिक एमिशंस होती हैं, तो बहुत सारी गैसेस इसमें से निकलती हैं, और इन गैसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन गैसेस की वजह से भी एटमॉस्फेयर में ये टॉक्सिक, इन एमिशंस की वजह से एटमॉस्फेयर में ये टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस केस में भी देखें तो वॉल्केनिक एमिशन से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। अब जो सेकंड काज है, जो नेचुरल काज है, वो है डिकेइंग वेजिटेशन की वजह से। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 93% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द डिकेइंग वेजिटेशन। तो ये जितने भी, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिकेइंग वेजिटेशन, कि जब भी इस तरह से डिके हो जाता है तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और 93% ऑक्साइड्स जो हैं वो इसी डिकेइंग वेजिटेशन के रिज़ल्ट में बाहर इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और फिर वो उसी तरह से पूरा रिएक्शन होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और वहाँ पे फिर वाटर ड्रॉपलेट के साथ उनकी कम्बिनेशन होती है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं। Another natural cause of acid rain is wildfires. Let me show you diagram. This is also vegetation decay. Okay, this is wildfire. So wildfire is basically a biological process within the environment, and it also generate acid rain because it also emit various types of gases. You can see here all these gases. So dimethyl sulfide is considered as a typical example of major biological contributor to sulfur containing elements into the atmosphere। कि जब भी वाइल्ड फायर्स ये जिस तरह भी ये लगती हैं, वाइल्ड फायर्स मुख्तलिफ़ किस्म की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रहा है, और भी बहुत सारे इनकी रीज़न्स होते हैं। तो इससे जो गैसेस निकलती हैं उनमें ये डाईमिथाइल सल्फाइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी से सल्फ़र डाइऑक्साइड और फिर सल्फ़र की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, और फिर फर्दर वही रिएक्शन के वो ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन होकर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। The another most important cause of acid rain, natural cause of acid rain is lightning as well। जब भी बिजली चमकती है तो उससे भी नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड्स पैदा होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजली, लाइटनिंग की वजह से भी नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड की गैसेस बनती हैं, और ये गैसेस फिर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और फिर फर्दर ये एटमॉस्फेयर के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाती हैं। तो वॉल्केनिक एमिशंस हो गए, या फिर डिकेइंग वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड फायर जो है इसकी वजह से, या लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, दीज आर फ्यू ऑफ द नेचुरल काजेस ऑफ एसिड रेन, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि एसिड रेन पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, या इनकी जो अमाउंट है एसिड रेन की वो अब नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये इसकी कुछ नेचुरल काजेस थी, लेकिन जो नेचुरल काजेस हैं दे ओनली अकाउंट फॉर 5% ऑफ द एसिड रेन। बाकी 95% जो एसिड रेन है वो मैन मेड सोर्सेज की वजह से होता है। अब मैन मेड सोर्सेज में फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। सबसे पहले हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जितने भी उनका एग्जॉस्ट है, जो फ्यूम्स हैं, क्योंकि वहाँ पर स्क्रबर्स नहीं यूज़ किए जाते, वहाँ पर
किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है कि उनको प्रॉपरली फ़िल्टर आउट किया जा सके, तो वो जितने भी एग्जॉस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, वो चिमनी से डायरेक्ट ही इन्वायरमेंट में चला जाता है, उनकी कोई प्योरीफिकेशन नहीं होती। सो फैक्ट्रीज़ आर वन ऑफ द मेजर काजेस ऑफ मैन मेड सोर्सेज। इसके अलावा जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर किसी के पास, हर बंदे की अपनी एक प्राइवेट गाड़ी है, तो ये ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, वो बहुत हद तक पोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनसे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैसेस निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं और वो नॉर्मल से ज़्यादा हो चुकी हैं। और यही एक वजह है कि एसिड रेन अब ज़्यादा से ज़्यादा क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं, कोयले वगैरह का बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की फ्यूल्स के बर्निंग से भी ये गैसेस निकलती हैं। ऑटोमोबाइल या फैक्ट्रीज़, इनके अलावा भी पावर जनरेशन में जितनी हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर जनरेशन और ये चिमनी वगैरह से जो निकलती हैं धुएँ, तो इनकी वजह से भी ये टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और तकरीबन सिर्फ 5% ही नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से हैं ये गैसेस, बाकी ये 95% मैन मेड सोर्सेज की वजह से हैं। So only 5% of nitrogen oxide is emitted by the natural process, lightning, volcanic eruptions हो गए, forest fires हो गया, या फिर जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है सॉइल में, उस पे उसके नतीजे में भी मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस बनते हैं और वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। बट द मेजर कॉज ऑफ द एसिड रेन इज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होता है, जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं 32% ये इसी तरह से ये टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में ये इमिट कर देती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा रीज़न एक ट्रांसपोर्टेशन है कि 43% जो ये टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट में है, ये जो एग्जॉस्ट है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं यूज़ की जाती इन गाड़ियों वगैरह में, तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब हाउ एसिडिक इज़ acid rain? So we know that acidity is measured using a pH scale and the scale is from 0 to 14. तो 0 से लेकर 6 तक हम एसिडिक कंसिडर करते हैं कंपाउंड्स का जिनका pH इस रेंज में होता है। 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं, और फिर 7 से 14 तक जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर इनका pH इस रेंज में है तो उनको हम अल्कलाइन कहते हैं। अब जो एसिड रेन होता है, नॉर्मली जो रेन है उसका जो pH है वो 5 to 6 होता है, यानी हम नॉर्मली भी रेन को एसिडिक कहते हैं, लेकिन वो बहुत स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी 5 to 6 काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं ये। लेकिन जो एसिड रेन है उसका जो pH है वो 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, यानी वो 5 से नीचे होता है। तो एक नॉर्मल रेन में और एसिड रेन में बेसिक फ़र्क यही है कि नॉर्मल जो रेन है वो बहुत स्लाइटली एसिडिक है, 5 to 6 तक उसका pH है, और एसिड रेन उससे ज़्यादा एसिडिक है। जितना एक लेमन एसिड हो एसिडिटी जितनी एक लेमन में होती है 2.3, या जितनी एक विनेगर में होती है 2.2, बाज़ दफ़ा जो एसिडिक रेन होता है इनका pH इतना ही रिकॉर्ड किया गया है जितना एक विनेगर का या लेमन का होता है। तो बेसिक फ़र्क इन दोनों में ये है। अब द थिंग इज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं एसिड रेन के, या ये इतना डैमेज क्यों काज करता है। एक चीज़ तो हमें पता चले कि ये डैमेज इसलिए काज करता है क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, और हर एसिडिक चीज़ जो है वो या तो कोरोजन करती है, अगर वो स्किन पर हो स्किन को भी बर्न कर देती है एसिडिटी, उसकी एसिडिटी की वजह से, और मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स में कोरोजन होती है, और बहुत सारे इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं। वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन द वाटर बॉडीज़। Let me show you how it affects water bodies. Now you can see here most rivers and lakes have a pH that ranges between the 6 and 8. तो 6 और 8 जो है वो नॉर्मल एक pH रेंज होता है वाटर बॉडीज़ का, और ये वो pH रेंज है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर बॉडीज़ के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो फिशेस वगैरह हों, ये उनके लिए सूटेबल होता है। लेकिन एसिड रेन की वजह से जो लेक्स वगैरह होती हैं, जो रिवर होता है, वो उनकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जो उनका pH है वो 6 से नीचे गिर जाता है। क्योंकि उनकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इस बेसिस पे वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
जो वाटर है ये एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर ये सूटेबल नहीं रहता, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फिर वहाँ पर फिशेस भी मरने लगती हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो एसिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट मे बी अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, बिकॉज even some soils are capable of buffering increases in acidity, but the water bodies that have a soil with poor buffering capacity may release aluminium ions. तो एलुमिनियम आयन से मज़ीद जो है एक्वेटिक लाइफ में डेंजर में आ जाती है, क्योंकि इन वाटर बॉडीज़ के आसपास सॉइल होता है और सॉइल की अपनी बफरिंग कैपेसिटी है. तो सॉइल क्या करता है कि जो एसिडिटी है उसको बफर आउट कर देता है, लेकिन एक्सेस एसिड रेन की वजह से सॉइल की बफर कैपेसिटी भी ज़ीरो हो जाती है, और फिर ना सिर्फ ये एसिड रेन इन रिवर्स को, इन लेक्स को की एसिडिटी बढ़ा देता है, बल्कि जो आसपास सॉइल होता है उनकी बफरिंग कैपेसिटी भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो बफर नहीं कर पाते, और मुख्तलिफ़ किस्म के सॉइल से जो आइंस होते हैं, टॉक्सिक आइंस होते हैं, स्पेशली एलुमिनियम आइंस जो हैं वो भी वाटर में चले जाते हैं. तो इससे वो वाटर की जो टॉक्सिसिटी है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है. ओके, अनदर थिंग इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना वी हैव डिस्कस्ड इट. इसके अलावा इन एसिडिटी की वजह से जो फिशेस की गिल्स होती हैं उनमें म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और म्यूकस की क्योंकि एसिडिटी होती है, एलुमिनियम आइंस होते हैं वाटर में, तो वो इनकी गिल्स में चले जाते हैं, तो वहाँ म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो फिशेस हैं दे कांट ब्रीथ इन दिस टॉक्सिक वाटर. तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डेथ होने लगती है इस तरह की इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रही होती, और जो न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर से, वो भी उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन वाटर बॉडीज़. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाटर एसिडिटी की वजह से, एसिड रेन की वजह से यहाँ पीएच बहुत ज़्यादा हो चुका है, और पीएच ज़्यादा होने की वजह से ये जितनी भी ये फिशेस वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको, ये इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है. अब सॉइल पे हम एक तो डिस्कस कर चुके हैं कि सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, और एसिडिक सॉइल जो है वो क्रॉप्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता. तो एसिड रेन की वजह से सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, सॉइल की बफर कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो बफर नहीं कर पाता, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइंस वगैरह हैं ये भी क्रॉप्स में चले जाते हैं. क्रॉप्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फॉरेस्ट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डायरेक्टली भी ख़राब होते हैं, इनडायरेक्टली भी ख़राब होते हैं. डायरेक्टली वो इस तरह होते हैं कि जब एसिड रेन पड़ती है पौधों पे, तो उनकी वजह से क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज पार्ट लीव्स होते हैं जहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट्स की, तो जो लीफ होते हैं उनको आप अगर देखें तो वो इस तरह से हो जाते हैं. तो लीव्स जब डैमेज हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और अल्टीमेटली प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते, और वो डिके हो जाते हैं. इस केस में भी आप देखें ये दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन की वजह से किस तरह से फॉरेस्ट सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जो सॉइल है उसकी बफर कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है. तो क्योंकि जब वो न्यूट्रलाइज़ नहीं होता, जो उसका सॉइल है उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज़ नहीं हो पाती उसकी बफर कैपेसिटी के चले जाने की वजह से, तो उसमें ये होता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना जो न्यूट्रन है जो नॉर्मली वो सॉइल से ले रहे होते हैं, वो फिर उस न्यूट्रन्स को नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे होते. सो एसिड रेन हैज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, इवन एट द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एट हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ अपलांची माउंटेन्स, जो मेन से जॉर्जिया तक हैं. तो इन माउंटेन्स की डिग्रेडेशन की भी एक बहुत बड़ी वजह यही एसिड रेन बताई जाती है. इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमंस पे तो इसके ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं. अब ह्यूमंस पे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं. अल्जाइमर डिज़ीज़ है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसमें मेमोरी जो है वो इंसान की ख़त्म हो जाती है. मेमोरी भी इस तरह के वो उसको टेम्प्रेरी कुछ याद आ भी जाए तो बाद में वो फिर भूल जाते हैं अपना नाम या अपने घर का पता वगैरह. तो अल्जाइमर डिज़ीज़ में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एक केमिकल है वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो उस केमिकल में यानी एलुमिनियम के आयंस जो हैं वो पाए जाते हैं अल्जाइमर के पेशेंट्स में. और ये डिस्कवर किया गया है कि जब एसिड रेन होता है, क्योंकि उससे सॉइल की बफर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है
और ये एलुमिनियम आयंस जो हैं ये वाटर बॉडीज़ में भी जाते हैं। इवन ये जो क्रॉप्स अगर उस सॉइल वगैरह में हो, फूड हो, उनमें भी ये आयंस चले जाते हैं। और फिर जब इन फूड की इन वाटर, ये जो टॉक्सिक वाटर है, जब इसका इंटेक किया जाता है तो वो एलुमिनियम आयंस जो हैं इन टॉक्सिक फूड की वजह से या इन अनहाइजेनिक वाटर की वजह से बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और दिस इज़ द एलुमिनियम आयन एक्यूमुलेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न विच इज़ एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये कंटेमिनेटेड फूड की वजह से जो है ना सिर्फ चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, बल्कि इससे अल्जाइमर डिजीज़ भी होती है। इसके अलावा ये थ्रोट इन्फेक्शन बहुत होते हैं, आई इरिटेशन बहुत होती है, क्योंकि ये एसिड्स होते हैं। अगर ये ड्राई फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होते हैं, जितनी भी ये एसिड हैं, तो हम इनको इनहेल करते हैं। जब हम इन्हें ऑक्सीजन के साथ इनहेल करते हैं तो ये लंग कैंसर होते हैं इससे। इसके अलावा हेडेक होता है, एस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। स्पेशली ये ज़्यादा डेंजरस उनके लिए है जो ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट्स हों। कफिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं वो मज़ीद सीवियर हो जाते हैं इन टॉक्सिक गैसेस को एक्यूमुलेट करने से। इसके अलावा भी अगर ये वेट फॉर्म में भी नीचे आती हैं ये एसिड रेन, तो इससे आई इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इससे स्किन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ बनती हैं, एक्जिमा वगैरह हो गया, या इस तरह के और बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस होती हैं इससे, आई इन्फेक्शंस होती हैं इससे। तो ह्यूमंस पर भी इनका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हार्मफुल है। अब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे हम आते हैं कि एसिड रेन के हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो यू कैन सी हेयर ताज महल। बिफ़ोर आप इसको देखें और फिर आफ्टर में देखें, तो बिफ़ोर जो है वो ताज महल बिल्कुल वाइट मार्बल से मिलकर बना था और बिल्कुल ये वाइट था, शाइनी सा था। लेकिन अब जो ताज महल का कलर है वो स्लाइटली येलोविश होता जा रहा है। इसकी रीज़न ये है कि एसिड रेन जो है ये मार्बल के साथ, मेटल्स वगैरह के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन करते हैं, और इसी मार्बल से के साथ रिएक्शन की वजह से जो ताज महल है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, उसके मार्बल्स जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। तो मोनूमेंट्स पर भी एसिड रेन के बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख रहे होंगे, ये कॉपर से मिलकर बना था स्टार्ट में। तो उस वक्त जो इसकी कलर स्कीम थी वो कॉपर जैसे कलर होता है उस तरह से थी। लेकिन अब आप देखें तो ये स्लाइटली ग्रीन हो गया है, क्योंकि जो एसिड रेन है ये कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन होता है। सो द स्टैचू टर्न ग्रीन। इसके अलावा भी ये कुछ स्टैचूज़ वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, इवन घरों में भी ये एसिड रेन अगर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा हो नॉर्मली, तो वो इस तरह से ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हैं उनकी मोनूमेंट्स वगैरह पर भी, बिल्डिंग्स पर भी। अब कंट्रोल मेजर्स हम क्या लेते हैं एसिड रेन के लिए? जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि या तो हम कम्प्लीटली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज़ करना बंद कर दें, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आएँ। सबसे पहला कंट्रोल मेजर तो इसका ये है। इसके अलावा अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, तो एटलीस्ट जिन फ्यूल्स को हम बर्न आउट करते हैं उन्हें हम कम्प्लीटली बर्न आउट कर दें, क्योंकि जब आप इन फ्यूल्स को एफिशिएंटली बर्न आउट नहीं करते हो, ये इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट सल्फर डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन अगर इन्हीं फ्यूल्स को एफिशिएंटली बर्न आउट किया जाए, क्लीनली बर्न आउट किया जाए, तो ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी अमाउंट्स का ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन अगर आप फ्यूल्स को कम्प्लीटली और एफिशिएंटली बर्न कर दें तो बहुत हद तक ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते, यानी ये प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है वो है स्क्रबर का यूज़ करना। इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स वगैरह में स्क्रबर की यूज़ को यकीनी बनाया जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स लें और वो यकीनी बनाएं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये उन पर कंपल्शन हो कि वो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज स्क्रबर्स वगैरह को यूज़ करेंगी चिमनी वगैरह में, क्योंकि जो स्क्रबर है ये कहा जाता है कि 90 to 95% जो सल्फ़र प्रोड्यूस हो रहा है जो इन गैसेस वगैरह में, ये उनको रिड्यूस कर देती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। दीज आर द स्क्रबर्स जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो बेसिकली इन स्क्रबर्स से पास होती हैं
और फिर स्क्रबर से पास होकर जब वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वो काफ़ी हद तक 90 to 95% वो क्लीन हो चुकी होती हैं, उनमें सल्फ़र के एलिमेंट्स चले गए होते हैं। अब इस केस में आप देखें ये डर्टी गैस है। डर्टी गैस से मुराद है कि इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फ़र के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। तो स्क्रबर में स्क्रबिंग लिक्विड होता है, स्क्रबिंग वेंस होते हैं, मिस्ट एलिमिनेटर वेंस वगैरह होते हैं, और ये गैसेज जो हैं इन सब चीज़ों से पास होके जब एटमॉस्फेयर में फाइनली जाती है तो इसमें जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 90 to 95% तक कम हो चुकी होती है, तो ये क्लीन गैस बाहर जाती है। द सेकेंड इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो ये इसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये स्टेप ले कि जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको मस्ट कर दें, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर से ये होता है कि जो एग्जॉस्ट पाइप्स होते हैं व्हीकल से, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, जहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रही होती है, वहाँ ये कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं, और फिर ये कैटालिटिक कन्वर्टर काफ़ी हद तक ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो गैसेज हैं उनको रोक देता है, फ़िल्टर आउट कर देता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर जिसे व्हीकल में लगाया जा रहा है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे जो गैसेस हैं, जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो जाती हैं, फिर 3 वे कैटलिस्ट होते हैं। ये गैसेस इन कैटलिस्ट से निकल के जब बाहर की तरफ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि नॉर्मली ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है और प्लांट्स इनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन में, तो इससे जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में या वाटर के मॉलिक्यूल्स में या फिर नाइट्रोजन गैस में, जो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। तो ये इतनी टॉक्सिक नहीं है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूटिलाइज़ किया जाए व्हीकल्स में, स्क्रबर्स को यूटिलाइज़ किया जाए, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनकी चिमनी में स्क्रबर्स को अगर इंस्टॉल किया जाए तो बहुत हद तक ये गैसेस जो है एनवायरनमेंट से कम हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस हैं कंट्रोल मेजर्स में। उनमें फिर आता है कि लाइमिंग। अब लाइमिंग क्या होती है? बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइमिंग। अभी जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि सॉइल की बफर कैपेसिटी कम हो जाती है, तो लाइम से हम टेम्परेरी सॉइल की बफर कैपेसिटी को वापस से रिस्टोर करते हैं। लेकिन जो लाइम है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी ही ये सॉइल की एसिडिटी को किसी हद तक कम कर लेता है, और इससे फिर ये होता है कि अगर आसपास कोई वाटर बॉडीज़ हैं तो उनमें ये एलुमिनियम आयंस और इस तरह के टॉक्सिक मेटल्स नहीं जाते और क्रॉप्स वगैरह में भी नहीं आते, और बहुत हद तक हम अपने जो क्रॉप्स हैं उसको हम बचा लेते हैं। तो लाइम डाला जाता है ऐसी एरियाज़ में जहाँ पर अगर आसपास कोई वॉल्केनिक इमिशन ज़्यादा हो रही है या जहाँ पर लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसा कोई इन्वायरमेंट या ऐसा कोई एरिया जहाँ पर एसिड रेन बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल रेन से, तो वहाँ पर सॉइल में बफरिंग की जाती है, लाइम ऐड किया जाता है, क्योंकि लाइम अल्कलाइन है, इसका pH 7 से ज़्यादा होता है, तो इसके ऐड करने से जो एसिडिटी होती है सॉइल की वो टेम्परेरी न्यूट्रलाइज हो जाती है किसी हद तक। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के स्टेप्स लें, ख़ासकर क्योंकि 43% ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऐसे ड्रेन हो रहा है, तो जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर को मस्ट कर दें कि जितनी भी व्हीकल्स हैं वो मस्ट अपने एग्जॉस्ट पाइप्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएंगी। इसके अलावा 34% इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये गैसेस निकलती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में भी ये यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर जो चिमनी वगैरह होती हैं वहाँ पर स्क्रबर वगैरह को इंस्टॉल किया जाए ताकि ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ना जा सकें। Acid rain adversely affects not only the plants, animals but human beings, and as a result it is not something that we can afford to ignore. हम इसको ignore नहीं कर सकते. So it is our duty towards ourselves and towards our fellow human beings to do all we can to prevent and to reduce the presence and increase of the acid rain in our environment. So these are few of the control measures कि अगर इन पे हम अमल करें तो हम काफ़ी हद तक इन टॉक्सिक गैसेस को environment में जाने से रोक सकते हैं. These are few of the past paper question. 2017 CSS में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली कि व्हाट इज़ एसिड रेन, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ब्रीफली डिस्क्राइब डेंजर एसोसिएटेड विद इट. तो इस सारे लेक्चर से आप ये जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं ये ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. 2018 CSS में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट आर द काजेस ऑफ एसिड रेन एंड हाउ इट इज़ प्रिवेंटेड. तो हम इस पूरे लेक्चर में
एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, एसिड रेन की काजेस, जो मैन मेड काजेस हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हम वो सब भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, यही कंट्रोल मेजर्स के ज़रिए से प्रिवेंशन हो सकती है। तो आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये पार्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इसमें। और इसके अलावा नोट वगैरह आते हैं पीएमएस में भी, सीएसएस में भी, एसिड पे। नोट में फिर आपके पास ये मार्जिन होता है कि जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन अब जो है वो नोट कम हो चुके हैं। अब जो एग्ज़ामिनर है वो अपनी मर्ज़ी से आपको मेन हेडिंग्स देते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होती है, या डेंजर बताएं, या फिर कभी वो सिर्फ काजेस और सिर्फ प्रिवेंशन ही पूछ लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन। Thank you so much. This is the end of the lecture.